बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़े थे प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स और उसमें हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। किसी भी प्रेपरेशन, किसी भी मेथड, किसी भी रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं, रिएक्टेंट कौन है और हमारा एंड प्रोडक्ट कौन होगा। तो देखिए मैंने ऊपर लिखा है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी एक मसला सॉल्व हो गया। मुझे पता है कि मस्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कौन होगी, अल्केन। अब मैंने प्रोसेस क्या करना है, मैंने करनी है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन। देखें मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने नेम पे गौर किया करें, जो आपका नाम है उस पे गौर किया करें कि आपने रिएक्शन क्या करना होगा। चलें इसको स्प्लिट करते हैं ज़रा। सबसे पहले लिखा हुआ है डी, ये जो होता है ना DED, जहाँ कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल। डी हो गया रिमूवल। आगे लिखा हुआ है कार्ब, कार्ब का मतलब कार्बन। आगे लिखा हुआ है ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। यानी हमने रिमूवल करना है कार्बन और ऑक्सीजन वाली किसी चीज का, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिमूवल करना कहाँ से है, हमने करना है मोनो। मोनो का मतलब होता है वन, हमेशा याद रखें जहां कर भी आ जाए, मोनो मतलब वन। कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो COOH वाला आपके पास ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आपके पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मोनो मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा। आपने उसकी क्या करनी है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने इस तरह से पूरे नाम को तोड़ मरोड़ के देख लिया, हमें अपने पूरे प्रोसेस के बारे में पता चल गया कि हमारे रिएक्टेंट के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकालेंगे और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अल्केन्स आ जाएंगी। ये जो डीकार्बोक्सिलेशन है, इसके फर्दर ना 2 तरह से मेथड हो सकता है। ठीक है, 2 तरह से हो सकता है। फर्स्ट वन ये होता है कि आप सोडा लाइम की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन ये है कि आप इसको करते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम प्रिपेयर किया जाता है जब आप क्विक लाइम की सॉकिंग करते हैं, यानी क्विक लाइम क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइम, और उसको किसके साथ कराते हैं, विद कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कास्टिक सोडा NaOH। तो इन 2 चीज़ों के प्रेजेंस को हम कहते हैं कि ये आपका सोडा लाइम बन गया है, सोडा और लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन ही एक्चुअली सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से होता है। कोई सोडियम सॉल्ट वगैरह ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा देती हूँ और उसके साथ मैं कहती हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर देखा ना हमने COOH, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड के ऊपर ऑक्सीजन, और उसके साथ अब मैं लगा दूंगी सोडियम। यानी मैं ये कह रही हूँ कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होना था कि R, C डबल बॉन्ड O और OH, आपने उसका सॉल्ट लेना है। सॉल्ट कैसे बनता है कि ये एसिड है ना, ये एसिड अपना प्रोटॉन दे देता है, जो बेस होती है वो अपना हाइड्रोक्सल दे देती है, तो ये H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, H और OH मिलकर वाटर बन जाते हैं, और ये जो आइंस आपके पास पीछे बच जाते हैं, यानी RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव वाला, ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। इसका जब आप रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हीट किया जाएगा, तो क्या होगा, आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरह से होगी, किस फॉर्म में होगी, ये देखें, यहां से ब्रेक डाउन कर ले। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से आपने ब्रेक डाउन करनी है, यानी क्या हो गया कि Na और Na 2 हो गए सोडियम, तो मैं लिखूंगी Na2, फिर एक कार्बन है
और 3 ऑक्सीजन है, तो Na2CO3 यानी कार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। पीछे आपके पास क्या बचा है, एक ये R रह गया है और यहाँ से हाइड्रोजन रह गया है, तो हम कहेंगे RH यानी अल्केन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, आप क्या कर सकते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे R की जगह CH3 लगा लीजिए, तो CH3 C++O यानी आपने सॉल्ट लेना है और उसका रिएक्शन कराना है आपने अपने सोडा लाइम के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उसको आपने हीट करना है। हीट करने के ऊपर क्या होगा कि यहाँ से ये जो पोर्शन है सारा, सोडियम 2 और 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, यानी ये आपके पास हो गया Na2CO3, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म में आपकी जो है वो निकल जाएगी, और CH3 जो है इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, यानी ये टोटल मिलाकर क्या हो गया, CH4 हो गया, यानी क्या बन गई, अल्केन। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि एक तो आप अपनी अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा अगर आप गौर करें तो इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात हुई है, इसमें आपके रिएक्टेंट्स के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट्स में जाते जाते एक कार्बन कम हो गई है, यानी आपके रिएक्टेंट्स के मुकाबले में प्रोडक्ट में कार्बन कम हो गई। ये देखिएगा, रिएक्टेंट में मैंने 2 कार्बन वाला कंपाउंड लिया है, ये एक कार्बन अगर CH3 वाली है तो एक कार्बन इसका भी तो हिस्सा है ना, ये कार्बोनेट का C++O नेगेटिव का, तो एक कार्बन जो है वो निकल गई कार्बोनेट के फॉर्म में और एक कार्बन बच गई। यानी आपको जब भी कोई ऐसी कन्वर्जन करनी हो, जब भी कोई ऐसा प्रोसेस करना हो जिसमें क्या हो कि एक कार्बन कम आनी चाहिए प्रोडक्ट में, तो आप हमेशा कौन से वाला मेथड करेंगे, आप ये वाली डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम करेंगे। मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, आप उसको सॉल्व करके जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर डन लिख दीजिए। तो आप इस असाइनमेंट को कीजिएगा, इससे रिलेटेड आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कार्बन कम होता है। असाइनमेंट ये है कि आपने एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करके लाना है मीथेन के अंदर, ठीक है, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है मीथेन में। मैं फार्मूला लिख देती हूँ दोनों का, आप ये असाइनमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर डन लिख दीजिए। ये आपके पास एसिटिक एसिड होता है, ये O है, ठीक है, ये हो गया आपके पास एसिटिक एसिड, इसको आपने कन्वर्ट करना है मीथेन के अंदर। तो देखिएगा आप किस मेथड के थ्रू ये काम करके लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन एक होगी सोडा लाइम की प्रेजेंस के अंदर। एक और जो तरीका हो सकता है डीकार्बोक्सिलेशन का, वो आपके पास हो सकता है जनाब कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। अगेन देखिए नेमिंग रिएक्शन है, मैंने पहले भी बताया था नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉल्ब्स के नाम के ऊपर ये रिएक्शन है और ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको पहले ये सीखना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके स्प्लिटिंग हो जाना, इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिएक्शन कराना। हम ज़रा डिटेल्स के साथ देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या होगा। यानी ये भी ऑब्वियसली आपका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने बोला ना मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से हमने प्रिपेयर करना है, तो उसके साथ ये रिएक्शन होगा। फर्स्ट करने में कहती हूँ RC++O और O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी मैंने सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, पोटेशियम सॉल्ट भी लिया जा सकता है। इसकी मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँगी, इलेक्ट्रोलिसिस इसकी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की प्रेजेंस के अंदर होगी इलेक्ट्रोलिसिस। देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, किस तरह से प्रोसेस होगा, और पूरे मैकेनिज्म को देखने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा सबसे पहले स्टेप के अंदर, सबसे पहले स्टेप में ये होगा जनाब कि आपका जो सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो पहले क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, आयोनाइजेशन हो जाएगी सबसे पहले, यानी वो अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिए हमेशा 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, जब वो आयनाइज होगा, आयनाइज होने का मतलब होता है आइंस में कन्वर्ट हो जाना, यानी नेगेटिव वाले आयन अलग हो जाना और पॉजिटिव वाले आयन अलग हो जाना। तो जनाब ये आपके पास 2 बन जाएंगे नेगेटिव वाले आयन, ये O नेगेटिव, और 2 आपके पास क्या बन गए, पॉजिटिव वाले आयन, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक जो है वो नेगेटिव वाला आयन बन गया और साथ आपके पास पॉजिटिव वाले आयन बन गए।
अब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अंदर ना दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। यानी एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखें मैंने लिखा कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आइंस में से कौन सा उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका नेगेटिव वाला चार्ज, यानी एनोड के ऊपर खुद के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन होगा ना, ये आपके एनोड की तरफ मूव करेगा। तो आपके एनोड की तरफ कौन मूव करेगा? आपके ये नेगेटिव वाला आयन। दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, नेगेटिव वाला आयन उसकी तरफ मूव कर गया। हमेशा याद रखिए एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। हमेशा एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना। तो क्या होगा कि आपके एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब एक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो दो मॉलिक्यूल से ऑब्वियसली आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, पीछे आपके पास बचेगा फ्री रेडिकल। ये देखें, ये ऑक्सीजन, और अब की बार मैं क्या करूँगी? ऑक्सीजन के ऊपर ये डॉट लगा दूंगी। ये आपने देखा मैंने डॉट लगा दिया। दो मॉलिक्यूल थे इसलिए मैंने दो बना दिए, तो ये आपके पास क्या बन गया? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? इतना याद रखिए कि फ्री रेडिकल एक्चुअली आपके पास ऐसी स्पीशीज़ होती हैं, ऐसे एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। एक्चुअली जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, हर एक के साथ रिएक्ट करना चाहती हैं, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है, ये देखें ये बहुत रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब होता है इंतहाई अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, ये कभी भी इस तरह से नहीं रहना चाहेगा। इंतहाई रिएक्टिव है, रिएक्ट करेगा। तो फ्री रेडिकल किस तरह से रिएक्ट करते हैं? देखें इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, एक डॉट लगाया यानी एक इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इधर इस पोर्शन को दे देगा। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन को दे देगा। अगर आप गौर करें तो मैंने जो एरो लगाया है उसकी मैंने एरो हेड एक साइड के ऊपर लगाया है। जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं ना फ्री रेडिकल वाला, तो हम एरो हेड हमेशा एक साइड के ऊपर लगाते हैं। जब हम पूरा नेगेटिव या पूरे बॉन्ड वाला लिखते हैं तो हम एरो हेड दोनों साइडों के ऊपर लगाते हैं। सही है, याद रखें हमेशा मैकेनिज्म लिखते वक्त आपका जो हमेशा एरो है वो नेगेटिव वाले हिस्से से शुरू होता है और पॉजिटिव वाले हिस्से की तरफ चला जाता है। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन मूव करना है आप एक वाला लगाएं, यानी फ्री रेडिकल के लिए आप ये वाला एरो लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, इस तरह से एरो लगाया। अब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देखें एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यानी दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको मिल जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। यहाँ पर टोटल आपके पास जो है वो बॉन्ड बन गया पूरा। एक बॉन्ड पहले बना हुआ था, एक मजीद बॉन्ड बन गया। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके आर के पास आ जाएगा। इन अ सिंपल वर्ड्स, एफएससी के स्टूडेंट्स अगर सिंपली करना चाहें तो वो इतनी सी बात कह सकते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो मॉलिक्यूल्स थे तो इसलिए दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। पीछे क्या बच गया? आर, यानी आपका अल्काइल, और उसके ऊपर होगा फ्री रेडिकल। क्या होगा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स की यही खास बात है कि ये रिएक्टिव इतने होते हैं कि ये फ़ौरन से रिएक्ट करके दूसरे को फ्री रेडिकल बना देते हैं। तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब आपके पास दो आ रहे हैं, यानी एक फ्री रेडिकल और दूसरा भी आर क्या है? फ्री रेडिकल, यानी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑड है ना, यानी एक एक पेयर से हटकर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे, यानी ये आपके पास बन गया आर और आर। इस तरह आपने देखा कि अल्केन्स प्रिपेयर हो गई। और ख़ास बात ये है कि ये सिमेट्रिकल अल्केन है। ठीक है, कौन सी है? सिमेट्रिकल अल्केन। यानी आप मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते,
प्रोपेन प्रिपेयर नहीं कर सकते इससे। आप हमेशा सिमेट्रिकल करेंगे, 2 R जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट में साथ साथ मेंशन कर देती हूँ कि प्रोडक्ट के तौर पर क्या बना है, नीचे लिख लेते हैं हम। एक आपके पास R और R बन गया है, और आपके पास अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है। अगर आपको याद हो तो सोडियम के आयन भी तो पड़े हुए हैं, अगर आपको याद हो तो वाटर भी तो है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, वाटर की आयनाइजेशन हो जाएगी। जब वाटर आयनाइज होगा तो देखें H पॉजिटिव आएगा और OH नेगेटिव। वाटर हमेशा ऐसे आयनाइज होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जो कैथोड है ना, देखें एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पे हमेशा होगी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना। तो आपकी बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन है, यानी ये आपके पास H पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे ना एनोड पे जो रिलीज हुए थे, यही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, एटम बन गया, 2 एटम आपस में जुड़ गए, तो ये आपके पास बन गया H2। यानी क्या बन गया, आपके पास 2 हाइड्रोजन थे ना, यानी एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम। आपको पता है ना, हाइड्रोजन के एटम तो स्टेबल नहीं होते, तो वो फौरन से मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये H2 बन गया, साथ में क्या बच गया, OH नेगेटिव। तो ये जो 2OH नेगेटिव है वो सिंपली सोडियम आयन के साथ मिल जाएगा, Na पॉजिटिव के साथ मिलेगा और बन जाएगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक आपका RR यानी अल्केन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, अभी आपने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, और साथ में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रिपेयर हो गया। इस तरह से कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस करके आप क्या कर सकते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है ये मेथड, बिकॉज के बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं। आप अल्केन बनाना चाह रहे थे, इसके साथ बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स बन गई, इसलिए हम थोड़ा अवॉइड करते हैं इसको। लेकिन बहरहाल कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस से भी आप अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलें एक और असाइनमेंट करते हैं। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने यही जो एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसका आपने सॉल्ट बनाना है और बनाकर आपने इसकी कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस करके लानी है। ठीक है, आप कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर डन लिख दीजिए। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाएंगे डिफरेंट रिएक्शंस की। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।